गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर कर रहे थे। 6.1 और 6.2 दोनों एक्सरसाइज ख़त्म हो गए। हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर के दो चीज़ डिस्कस किए थे। एक डिस्कस किए थे सिमिलरिटी, कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब डिस्कस हुआ था। तो आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या क्या कंडीशन है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। क्योंकि सिमिलरिटी का जो कंडीशन है वो हम लोग पढ़ लिए थे। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और जो करस्पॉन्डिंग साइड वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा। यही दो कंडीशन था सिमिलरिटी होने के लिए। तो ये एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस वाला पढ़ाएंगे। तो देखो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या था। सिमिलरिटी कंडीशन, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा ये हम बताए थे और एक बार बता दे रहे हैं। देखो दो ट्रायंगल मान लो हम ड्रॉ किए, एक ड्रॉ किए ट्रायंगल ए बी और सी, और एक ठो ड्रॉ किए मान लो ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, पहला वाला कंडीशन जब करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों का इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ए एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी वाला है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ई वाला है। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एफ वाला है। मतलब क्या, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी से बराबर होगा। एंगल बी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि ई है वो ई से बराबर होगा। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एफ, एफ से बराबर होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। ये पहला वाला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, सिमिलर प्रोपोर्शन में रहेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हारा क्या है, डी ई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी एफ है, डी एफ है। उसके बाद बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ई एफ है, ठीक है। तो यही दो कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा। यही दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा कोई भी दो ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये सिमिलर वाला साइन है, ये साइन सिमिलर वाला है, सिमिलर वाला साइन है ये, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब क्यों करस्पॉन्डिंग है ये ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि जब एक ट्रायंगल को तुम उठा के किसी दूसरे ट्रायंगल के ऊपर बिठाओगे तो तुम देखोगे कि ये ए जो वर्टिसेस है ये डी वर्टिसेस के ऊपर बैठ जाएगा, ये बी वर्टिसेस ई वर्टिसेस के ऊपर बैठ जाएगा, सी वर्टिसेस एफ वर्टिसेस के ऊपर बैठ जाएगा जब तुम कोई भी एक ट्रायंगल को उठा के किसी दूसरे ट्रायंगल के ऊपर बिठाओगे। मतलब क्या हुआ, ए का करस्पॉन्डिंग डी है, बी का करस्पॉन्डिंग ई है, सी का करस्पॉन्डिंग एफ है। ऐसे ही हम लोग करस्पॉन्डिंग नापते हैं, है ना। सेम उसी तरह अगर तुम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर बिठाओगे या इस ट्रायंगल को इसके ऊपर बिठाओगे, कोई भी ट्रायंगल को किसी दूसरे ट्रायंगल के ऊपर अगर तुम बिठाओगे तो देखोगे ये ए बी साइड किसके ऊपर बैठ जाएगा, डी के ऊपर बैठ जाएगा, तो ए बी करस्पॉन्डिंग डी ई हो गया। ये बी सी वाला साइड ई एफ के ऊपर बैठ जाएगा तो बी सी का करस्पॉन्डिंग एफ हो गया। ए सी वाला साइड डी एफ के ऊपर बैठ जाएगा, मतलब ए सी का करस्पॉन्डिंग डी एफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल निकालते हैं, ये मालूम है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्राइटेरिया है सिमिलरिटी वाला। तो जैसे सिमिलरिटी वाला दो कंडीशन है कि दो कंडीशन होगा तभी हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाएंगे, वैसे ही कॉन्ग्रुएंस का भी दो कंडीशन है। दो ट्रायंगल को हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, तो हेडिंग करो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे सिमिलरिटी का हम दो कंडीशन पढ़े कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, वैसे ही दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा इसका भी कंडीशन है, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, एकदम सेम होगा। सिमिलरिटी मतलब क्या, सिमिलर है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, साइज इधर उधर हो सकता है, लेकिन सिमिलर होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्टली सेम होगा, कोई भी डिफरेंट तुम्हें नज़र नहीं आएगा, तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे दो ट्रायंगल को किसी भी एंगल से, एकदम एग्जैक्टली सेम, उसी को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का क्या कंडीशन है, देखो कॉन्ग्रुएंसी का पांचों कैटेगरी है, मतलब पांचों कंडीशन है, ठीक है। हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो पहला वाला जो आएगा वो आएगा एस एस क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद आएगा ए एस क्राइटेरिया, हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आएगा ए एस ए क्राइटेरिया, उसके बाद आएगा एस
एसएसएस क्राइटेरिया, और अंत में आएगा आरएचएस क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे ये जो एस और ए है ना, एस मतलब साइड है, ए मतलब एंगल है। एस का मतलब साइड है और ए का मतलब एंगल है। तो पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं, देखो एसएएस क्राइटेरिया, पहला वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। एसएएस क्राइटेरिया मतलब क्या, साइड एंगल साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है एसएएस क्राइटेरिया। तो दो ट्रायंगल का अगर हम कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे कि दो ट्रायंगल का अगर हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे एसएएस क्राइटेरिया में, तो कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। देखो पहले दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, एक ट्रायंगल ए बी सी मान लो और दूसरा वाला ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब देखो एस मतलब क्या, यहाँ पे एस मतलब साइड है, ए मतलब एंगल है, पहले ही बताएं। तो दो एस है मतलब क्या, दो साइड है, और एक ए है मतलब एक एंगल है। मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल को अगर हम एस क्राइटेरिया में कंडीशन वाइज, एस क्राइटेरिया वाइज अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं, तो दोनों ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना पड़ेगा एस थ्योरम के अनुसार। क्योंकि एस मतलब क्या, दो साइड है और एक एंगल है, मतलब क्या, दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक एंगल, इसलिए एस है, दो साइड एक एंगल। मतलब यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इस दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ेगा एक दूसरे से, तब जाके हम बोल पाएंगे कि एस क्राइटेरिया वाइज ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखो मान लो तुमको यहाँ पे दे दिया गया, देखो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा वाला है, डी है, तो ए बी डी से इक्वल है, ये गिवन है, ये तुम्हें दिया हुआ है, मान लो, ठीक है। ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये डी है, ये दिया हुआ है, मतलब एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल तुम्हें मिल गया। दूसरा वाला दिया हुआ है, मान लो कि बी सी करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ से इक्वल है, बी सी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ई एफ से इक्वल है, ये दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल तुम्हें मिल गया। मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड हो गया और एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड देखो हो गया, एक वाला ए बी वाला करस्पॉन्डिंग साइड डी के बराबर है, वो दे दिया, ये सभी दे दिया है तुमको, गिवन है। ए बी वाला करस्पॉन्डिंग साइड डी वाला करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल दे दिया गया, और बी सी वाला करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ का करस्पॉन्डिंग है, वो भी दे दिया गया। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड मेरा हो गया, बचा एक करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल मान लो कि बी का जो बी एंगल जो है वो ई का करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, ये भी तुम्हें दे दिया गया। देखो बी वाला जो करस्पॉन्डिंग एंगल ये ई से इक्वल है, ये भी दे दिया गया। मतलब क्या, तुम्हारा दो करस्पॉन्डिंग साइड ये भी दिया हुआ है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल का। तब हम बोल सकते हैं कि एस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि एस क्राइटेरिया वही कहता है कि अगर दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जो कि तुम्हें दिया हुआ है, तब हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है विद द एस क्राइटेरिया। अब तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ए बी सी, ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ट्रायंगल डी ई एफ ये लिख सकते हो बाई एस क्राइटेरिया, ठीक है, ये तुम लिख सकते हो। समझ में आया बात। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है। देखो कौन सा वाला चीज़ है, देखो यहाँ पे अब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल बी से इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग, ये तीनों चीज़ तुम्हें दिया हुआ है, दो करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है इक्वल और एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है। लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में होना है। मतलब क्या, जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में आना होगा, तभी जाके ये एस थ्योरम सेटिस्फाई हो पाएगा। ये एक कंडीशन है। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, बी, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बी करस्पॉन्डिंग क्या है, ई है। तो देखो एंगल बी जो है ये ए बी करस्पॉन्डिंग साइड और बी सी करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में है। देखो तुमने ए बी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, ये ए बी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ बी वाला करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ था इक्वल, और बी सी वाला करस्पॉन्डिंग साइड के साथ ई एफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिया हुआ था। अब तुमने देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड लिए थे इस ट्रायंगल में, ए बी और बी सी, और इस ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड लिए थे डी ई और ई एफ। तो देखो हमने जो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल बी और एंगल ई, दोनों एंगल ही क्या, ए बी और बी सी करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में है। देखो ये जो एंगल बी है ये ए बी करस्पॉन्डिंग साइड और बी सी करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में है, और यहाँ पे भी एंगल ई जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी डी और ई एफ करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में है। मतलब क्या हुआ
एंगल बी और एंगल ई दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल एसीएस क्राइटेरिया के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एसीएस क्राइटेरिया तुम्हें अगर कॉन्ग्रुएंट करना है एसीएस क्राइटेरिया के हिसाब से, तो क्या पहले दिमाग में रखना होगा, पहले रखना होगा कि मुझे दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मिलना चाहिए और एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें मिलेगा इक्वल, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में है कि नहीं है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब तुम बोल सकते हो कि हाँ एसीएस क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तुम्हें चेक करना होगा, अगर एसीएस है तो तुम्हें चेक करना होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, जो इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। देखो अगर तुम्हें ऐसा दिया रहता, मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल डी है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, अगर हम पूछे कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, तुम क्या बोलोगे, एंगल डी बोलोगे। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है। अगर तुम्हें मान लो कि इसके जगह इस एंगल बी और करस्पॉन्डिंग एंगल ई, इसके जगह तुम्हें ये वाला एंगल दिया रहता है, एंगल ए और एंगल डी, मान लो ये दिया है तुमको, एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल डी से इक्वल है, ये तुम्हें नहीं दिया है, मान लो इसके जगह, इसके बदले में तुम्हें ये दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, ये एंगल ए और एंगल डी, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये इक्वल है, ठीक है। तब तुम क्या बोल सकते हो कि एसीएस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तब हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये एंगल तुम्हें दिया रहा था, फिर भी तुम्हें क्या दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल मिला है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में नहीं है, इसीलिए नहीं बोल सकते। तुम देखो तुमने कौन सा दो करस्पॉन्डिंग साइड लिए थे, ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो करस्पॉन्डिंग एंगल, वो एंगल बी आता है, एंगल ए नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम कौन सा दो करस्पॉन्डिंग साइड लिए थे, डी लिए थे और ई एफ लिए थे, दो करस्पॉन्डिंग साइड। तो डी और ई एफ दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल ई आता है, एंगल डी नहीं आता है, तो तुम्हें ये दो दिया हुआ है, मतलब क्या तुम तब एसीएस क्राइटेरिया के हिसाब से उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में नहीं है, इसलिए नहीं बोल पाओगे। तो पहले तुम्हें चेक करना होगा कि दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है। दूसरी चीज़, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो दो साइड के बीच में, दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में है कि नहीं है। अगर है तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो एसीएस क्राइटेरिया के हिसाब से तुम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल पाओगे। तो ये एसीएस क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्राइटेरिया है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एएस, एंगल एंगल साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। मतलब क्या, यहाँ पे दो ट्रायंगल में तुम्हें दो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ेगा और एक करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल होना पड़ेगा। देखो मान लो कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम ले लिए ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हम ले लिए पी क्यू आर, ठीक है। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना पड़ेगा और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना पड़ेगा, ए एस है इसीलिए, ठीक है। अच्छा तो देखो मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल पी है। अगर तुम यहाँ पे हम तुमको बोलेंगे कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तुम पी बोलोगे। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल क्यू है। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल आर है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कैसे निकालते हैं ये मालूम है तुमको, समझाए थे हम कि एक ट्रायंगल को दूसरे वाले ट्रायंगल के ऊपर बिठाना होगा, उसके बाद चेक करना कि कौन सा वर्टिसेस के साथ कौन सा वर्टिसेस मैच हो रहा है, कौन सा साइड के साथ कौन सा साइड मैच हो रहा है, उसी के तौर हम क्या करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो उसी हिसाब से एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी हो जाएगा। एंगल ये तुम्हें मान लो दिया हुआ है कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग मान लो दिया हुआ है कि एंगल क्यू है। ये दोनों एंगल इक्वल तुम्हें दिया हुआ है, मतलब क्या दो करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें दिया हुआ है और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो एक करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, मान लो कि एसी वाला करस्पॉन्डिंग साइड पी आर करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, ये भी तुम्हें दिया हुआ है, क्योंकि एसी का करस्पॉन्डिंग पी आर है, एसी का करस्पॉन्डिंग पी आर है ना। एसी का करस्पॉन्डिंग तो दूसरा कोई साइड नहीं है, पी आर ही है, इसलिए एसी का करस्पॉन्डिंग पी आर होगा। तो ये तीनों चीज़ तुम्हें दिया हुआ है। तो देखो तुम्हें दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल दिया हुआ है और एक करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल दिया हुआ है। तब तुम बोल सकते हो कि हाँ एएस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तुम लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तुम लिख सकते हो बगल में कि एएस क्राइटेरिया, एएस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये लिख सकते हो। ये देखो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और एक करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, ये तुम्हें दिया हुआ है। मतलब क्या एएस जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है। एएस क्राइटेरिया क्या था कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल होना होगा, तो वही तो दिया हुआ है, तो मैच हो गया इस क्राइटेरिया के हिसाब से। मतलब तुम बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है विद दिस क्राइटेरिया। तो दो क्राइटेरिया हम लोग पढ़ लिए, पहला वाला एसीएस क्राइटेरिया पढ़ लिया और एएस वाला क्राइटेरिया पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं एएस वाला क्राइटेरिया। देखो एएस वाला क्राइटेरिया है ए से मतलब क्या, एंगल साइड एंगल, दो एंगल है एक साइड है,
तो देखो ये जो यहाँ पे है, ये जो ए से जो अभी अभी पढ़े और ये जो ए से ये लगभग सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखो ए से में क्या दो एंगल एक साइड है, ठीक है, और यहाँ पे जो ए से यहाँ पे भी दो एंगल एक साइड है ना। मतलब एएस क्राइटेरिया में भी तुम्हें क्या दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ेगा और एक करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ए है, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड। मतलब यहाँ पे एएस क्राइटेरिया में क्या हुआ था, दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल होना था। और यहाँ पे हम लोग अभी जो पढ़ेंगे ए से, इसमें भी देखो सेम है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और एक करस्पॉन्डिंग साइड होगा। दो ए है मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक एस है मतलब एक करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब यहाँ पे भी सेम, दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक साइड को इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो जो एस है, ये एस एकदम लास्ट में लिखा हुआ है ना, एस में। लेकिन यहाँ पे जो एस है, यहाँ पे एस में एस मिडिल में लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग है क्यों यहाँ पे मिडिल में लिखा हुआ है, कि वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। देखो हम बताते हैं। मान लो कि दो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। अब देखो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना पड़ेगा और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें देखना होगा कि करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। करस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइड के साथ कोई भी साइड इक्वल होगा तो ऐसा नहीं है, करस्पॉन्डिंग ही इक्वल होना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होना पड़ेगा। मतलब अगर हम तुमको बोल दें यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अगर हम बोल दें कि AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है, ये तुम्हें दिया हुआ है। AB का करस्पॉन्डिंग PQ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, दो करस्पॉन्डिंग एंगल होना है। तो मान लो A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, P है, ठीक है। तो एंगल A के साथ एंगल P भी इक्वल दिया हुआ है। और मान लो एंगल B का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल Q है, तो एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, ये भी दिया हुआ है। मतलब क्या दो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एक करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। मतलब क्या हम ए से के हिसाब से इसको कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। लेकिन ए से क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो पहले मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पे जो साइड है, ये साइड दोनों एंगल का बीच में है कि नहीं है, ये पहले चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ना, एसएस थ्योरम क्या पढ़े थे। एसएस थ्योरम में हम लोगों को क्या जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल था, वो करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करना था कि वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है वो दो करस्पॉन्डिंग साइड का बीच में आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना होगा। उसके बाद हम बोल पाएंगे। तो सेम चीज़ इसमें भी होगा, ये ए में भी होगा, इसमें भी होगा। तुम्हें चेक करना होगा कि जो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है वो दो करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में है कि नहीं है, ये चेक करना होगा। उसके बाद तुम फाइनल बोल पाओगे कि हाँ ए से क्राइटेरिया के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB और PQ। मतलब ये AB करस्पॉन्डिंग साइड ये PQ करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये जो AB करस्पॉन्डिंग साइड है और PQ करस्पॉन्डिंग साइड है, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में आना है। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल तुम कौन सा ली हो, एंगल A और एंगल P। तो देखो यहाँ पे एंगल A और एंगल P और क्या ली हो, एंगल B और एंगल Q। मतलब एंगल B और एंगल Q। अब देखो ये AB जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ये एंगल A और एंगल B के बीच में ही है, क्योंकि तुम एंगल A और एंगल B तो कंसिडर किए हो करस्पॉन्डिंग। एंगल A के साथ एंगल P करस्पॉन्डिंग किए, एंगल B के साथ एंगल Q करस्पॉन्डिंग किए। तो एंगल A और एंगल B के बीच में ही तो आ रहा है AB साइड। देखो AB जो साइड है, AB साइड एंगल A और एंगल B के बीच में ही आ रहा है। और यहाँ पे जो PQ साइड है, ये भी एंगल P और एंगल Q के बीच में आ रहा है। देखो तुम AB इक्वल टू PQ किए थे, AB करस्पॉन्डिंग साइड के साथ PQ वाला करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल किए थे। तो AB करस्पॉन्डिंग साइड को भी दो एंगल के बीच में, दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में आना होगा, और PQ करस्पॉन्डिंग साइड को भी दो एंगल के बीच में आना होगा। कौन सा दो एंगल, जो तुम करस्पॉन्डिंग एंगल लिए हो यहाँ पे। तो तुम एंगल A और एंगल P करस्पॉन्डिंग इक्वल किए थे, और एंगल B और एंगल Q करस्पॉन्डिंग ये दिया हुआ है। मतलब इसको AB वाला साइड को एंगल A और एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में आना है। तो देखो वही है, एंगल A और एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में ही AB साइड है। और एंगल P और PQ साइड को क्या होगा, एंगल P और एंगल Q के बीच में आना होगा। देखो एंगल P और एंगल Q करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में ही एंगल में तुम्हारा PQ वाला साइड है। मतलब क्या ये दो करस्पॉन्डिंग साइड, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में ही है। मतलब क्या तुम ए से के थ्योरम के हिसाब से इसको कॉन्ग्रुएंसी बोल पाओगे। तो हम लोग अब लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ASA क्राइटेरिया, ठीक है। तो ASA क्राइटेरिया तुमको देखना पड़ेगा। जब तुम्हें दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक करस्पॉन्डिंग साइड मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो करस्पॉन्डिंग साइड तुम लिए हो वो दो करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में है कि नहीं है। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में है तो तुम उसको ए से क्राइटेरिया करोगे। अगर वो करस्पॉन्डिंग साइड दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में नहीं है तो उसको तुम एएस करोगे। मतलब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, ये यहाँ पे एएस थ्योरम में जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इस करस्पॉन्डिंग साइड को दो करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में आने का ज़रूरत नहीं है।
मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ये करस्पॉन्डिंग साइड दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में आना ज़रूरी नहीं है। कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड हो सकता है, उस करस्पॉन्डिंग साइड को दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड हो सकता है वो, ठीक है। तब उसको तुम एएस क्राइटेरिया बोलोगे। लेकिन अगर वो करस्पॉन्डिंग साइड दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में आ गया तब वो और एएस नहीं रहेगा, तब उसको तुम्हें ये ए से बोलना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में कि अगर ए से है, अगर तुम ए से लिखोगे, यहाँ पे तुम क्राइटेरिया अगर ए से लिखोगे तो उस करस्पॉन्डिंग साइड को दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में आना है, ये तुम्हें चेक करना होगा। और अगर तुम एएस लिखोगे तो इस करस्पॉन्डिंग साइड को दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में आने का ज़रूरत नहीं है, तब वो तुम एएस लिखोगे। मतलब अगर करस्पॉन्डिंग साइड बीच में है दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का तो वो ए से थ्योरम होगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का बीच में नहीं है तो एएस थ्योरम होगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो तीनों थ्योरम पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसएसएस क्राइटेरिया। एसएसएस मतलब क्या? एसएसएस देखो, ये तीनों साइड है, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, तीनों ही एस है। मतलब क्या? तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड है, कोई भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। मतलब क्या है इसका? मतलब दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। देखो, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल हम एक्स वाई जेड लिए। मतलब क्या? इस ए बी सी ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इस एक्स वाई जेड ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगा। अगर है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल मेंशन नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है थ्योरम में, क्राइटेरिया में। तीनों ही एस है, मतलब तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड है। मतलब इस ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड से अगर इक्वल है तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से, एसएसएस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंसी बोल पाएंगे। तो देखो, मान लो तुम्हें दिया हुआ है तीनों करस्पॉन्डिंग साइड मान लो इक्वल दिया हुआ है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? एक्स वाई। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? वाई जेड। और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? एक्स जेड। तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। ए बी करस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई वाला करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। बी सी वाला करस्पॉन्डिंग साइड वाई जेड वाला करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। ए सी वाला करस्पॉन्डिंग साइड एक्स जेड वाला करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। ये तुम्हें दिया हुआ है। अगर ऐसा है कि एक ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे वाला ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, तब हम एसएसएस क्राइटेरिया के हिसाब से बोल पाएंगे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एसएसएस क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि कौन सा वाला क्राइटेरिया से तुम कॉन्ग्रुएंसी बोलोगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का टोटल 5 क्राइटेरिया है, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 4 पढ़ चुके। लास्ट वाला है आरएचएस क्राइटेरिया, ठीक है। इतना सारा क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया में तुम कॉन्ग्रुएंस बोल रहे हो वो लिखना होगा। तो आरएचएस क्राइटेरिया देखो क्या है। आरएचएस, तो आरएचएस क्राइटेरिया के स्टार्ट करने से पहले ये जानना होगा कि ये जो आरएचएस क्राइटेरिया है ये सिर्फ राइट एंगल में एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आरएचएस जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एप्लीकेबल होगा, और कोई भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आरएचएस में जो आर है, इसका आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेनियस, और एस का मतलब है साइड। मतलब इसका पूरा नाम क्या हो गया? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो दो राइट एंगल ले लो, मान लो एक ये राइट एंगल है ए बी सी, और दूसरा वाला राइट एंगल एक ले लिए हम, मान लो डी ई एफ। मतलब क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल का एक राइट एंगल के साथ दूसरा वाला करस्पॉन्डिंग राइट एंगल इक्वल होगा, एक करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस के साथ दूसरा वाला ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस इक्वल होगा, और एक करस्पॉन्डिंग साइड के साथ दूसरा वाला करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तब जाके हम बोल सकते हैं कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आरएचएस का फुल फॉर्म ही वही है। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस, एस मतलब साइड। मतलब इस ट्रायंगल का एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, इस वाले ट्रायंगल का एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड के साथ इक्वल होना पड़ेगा। तब जाके हम बोल पाएंगे कि ये आरएचएस थ्योरम के हिसाब से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा, तो हाइपोटेनियस क्या है? हम सभी को पता है कि हाइपोटेनियस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है उसका ऑपोजिट जो साइड है वही हमेशा हाइपोटेनियस होता है। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल है उसका ऑपोजिट में जो साइड है, राइट एंगल का ऑपोजिट में जो साइड है वही तुम्हारा हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे तुम्हारा राइट एंगल ये वाला है, तो इसका ऑपोजिट में कौन सा साइड है? एसी है, तो एसी हाइपोटेनियस है। डीईएफ ट्रायंगल में ई तुम्हारा राइट एंगल है, तो इसका ऑपोजिट में कौन सा साइड है? डीएफ है, मतलब डीएफ तुम्हारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया होगा? एक राइट एंगल इक्वल होना पड़ेगा,
तो राइट एंगल यहाँ पे राइट एंगल कौन सा है, बी राइट एंगल है ABC ट्रायंगल में, और यहाँ पे ये DEF ट्रायंगल में ई तुम्हारा राइट एंगल है। मतलब इस एंगल के साथ ये वाला एंगल तुम्हारा करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी के साथ एंगल ई करस्पॉन्डिंग हो रहा है। जब तुम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर बिठा दोगे ऐसे करके, तो A वर्टिसेस के साथ B वर्टिसेस मैच हो जाएगा, B वर्टिसेस के साथ E वर्टिसेस मैच हो जाएगा, C वर्टिसेस के साथ CF वर्टिसेस मैच हो जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे। तो उस हिसाब से एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई हो रहा है। तो एक राइट एंगल तुम्हें दिया हुआ है RHS में, और क्या होगा, एक हाइपोटेनियस को इक्वल होना पड़ेगा। तो AC हाइपोटेनियस है, इसका करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में कौन सा होगा, DF होगा। तो AC वाला DF हाइपोटेनियस से इक्वल है, ठीक है। और क्या है, एस मतलब एक साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस तो करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस तो इक्वल दे दिया है। मतलब कौन सा दो साइड बचा, AB बचा और BC बचा, यहाँ पे भी DE बचा और EF बचा। तो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो अगर AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, DE है, तो ये भी तुम्हें दिया हुआ है AB का करस्पॉन्डिंग साइड DE से इक्वल है। ये BC भी हो सकता था, अगर BC होता तो यहाँ पे तुम्हें फिर EF करना होगा, ठीक है। मतलब या तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड D ये इक्वल होगा, या तो BC वाला करस्पॉन्डिंग साइड EF से इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी है, ठीक है। क्योंकि AB का करस्पॉन्डिंग तुम्हारा DE है, तो AB अगर साइड है तो इसका करस्पॉन्डिंग DE होना चाहिए, इसलिए AB के साथ DE होगा इक्वल, ये दिया हुआ है। अगर AB इक्वल टू DE ना दे के तुमको BC इक्वल टू EF दे देता फिर भी होता, क्योंकि BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF है। कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो मेरा क्या क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल भी करस्पॉन्डिंग राइट एंगल दिया हुआ है इक्वल, एक करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है, और एक करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है। तो मेरा तीनों क्राइटेरिया मैच हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि RHS थ्योरम के हिसाब से ये दो ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा। ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट DEF ब्रैकेट में लिखना होगा RHS क्राइटेरिया, क्योंकि RHS क्राइटेरिया में क्या होना है, एक राइट एंगल होना, एक करस्पॉन्डिंग राइट एंगल होगा, एक करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस होगा, एक करस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो ये तीनों तुम्हें दिया हुआ है। करस्पॉन्डिंग राइट एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस भी इक्वल दिया हुआ है, और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो RHS थ्योरम की सबसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ रहा? तो ये पांचों क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का। अगर इन पांचों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया तुम मैच हो गया तो तुम उस क्राइटेरिया के हिसाब से दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट बोल पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हो गया थ्योरी पार्ट। लेकिन और एक चीज़ हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पे जो भी हम अभी भी डिस्कस किए, पांचों क्राइटेरिया जो हम डिस्कस किए ना, ये पांचों क्राइटेरिया में एक चीज़ कॉमन है। कौन सा वाला चीज़ कॉमन है? ये जो भी पांचों क्राइटेरिया हम लोग पढ़े, इसमें एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ क्या है? करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब जो भी साइड तुम लोगे, जो भी एंगल तुम लोगे, उसको करस्पॉन्डिंग होना, ये पहली बात है। करस्पॉन्डिंग साइड के साथ हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तुम्हें पहले देखना होगा, दो ट्रायंगल को जब तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तब तुम्हें देखना होगा कि जो भी साइड तुम्हें दिया हुआ है या जो भी एंगल तुम्हें दिया हुआ है वो करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। अगर करस्पॉन्डिंग है तो वो इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर करस्पॉन्डिंग नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। हम एक एग्जांपल से तुमको समझा देते हैं। ये जो बात बताया ना, ये हर एक क्राइटेरिया में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, एक हम एग्जांपल से तुमको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें दो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ट्रायंगल PQR। अब तुम्हें दिया हुआ है गिवन, तुम्हें दिया हुआ है, मान लो कि AB के साथ PR इक्वल है, ठीक है। अच्छा, BC के साथ मान लो तुम्हारा PQ इक्वल है, ठीक है। अच्छा, AB हो गया, AB दीदी B से। अच्छा, और एंगल B का जो करस्पॉन्डिंग है वो एंगल Q के साथ इक्वल है। अब तुमको पूछा कि ये डेटा तुमको दिया हुआ है, अब तुम बताओ कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। अगर है तो कौन सा वाला क्राइटेरिया में होगा, तो तुम चेक करोगे कि कौन सा वाला क्राइटेरिया आ रहा है। तुम पहले जो तुम देखोगे कि मुझे दो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे दिया हुआ है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड एक एंगल, मतलब कौन सा क्राइटेरिया होता है? A से S होता है। जो पहला वाला हम पढ़े A से S होता है, दो करस्पॉन्डिंग साइड एक एंगल। ये पहले तुम्हें दिमाग में आएगा कि मुझे दो करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पे मुझे जो गिवन है वहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग साइड है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब क्या A से S क्राइटेरिया हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम A से S लिख के आ जाओगे। तुम्हें दिमाग में पहले आएगा कि दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, मतलब मेरा A से S क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अब तुम्हें चेक करना होगा, दो चीज़ चेक करना होगा। पहला चीज़ क्या है? ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहला। दूसरा वाला चेक करना क्या है? जो करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हें दिया हुआ है वहाँ पे गिवन इक्वल, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है वो वाकई में ही करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है।
मतलब क्या, ये जो दो करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हें दिया हुआ है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, ये एक्चुअली करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, ये चेक करना होगा। क्योंकि करस्पॉन्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी तुम क्राइटेरिया लो, सिर्फ एस नहीं, पांचों में से कोई भी क्राइटेरिया, पहले तुम्हें चेक करना होगा कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं है, उसके बाद तुम क्राइटेरिया के हिसाब से उसको देखोगे। तो पहला चीज़ देखो, ए बी के साथ तुम्हें पी आर इक्वल दिया हुआ है, मतलब इस ट्रायंगल को जब तुम इसके ऊपर बिठाओगे तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए। मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होना चाहिए, मतलब ए बी के साथ पी क्यू इक्वल देना चाहिए, लेकिन तुम्हें दिया हुआ है ए बी के साथ पी आर। देखो तो गलत हो गया, मतलब ए बी के साथ करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हें पी आर दिया हुआ है, जो कि ए बी के साथ करस्पॉन्डिंग साइड पी आर नहीं है, पी क्यू है। मतलब तुम्हें ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू देना चाहिए, क्योंकि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड तो पी क्यू है, पी आर तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ए बी इक्वल टू पी आर दिया है, मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड है ही नहीं। नॉर्मली एक दे दिया इक्वल, हो सकता है ए बी के साथ पी आर इक्वल, लेकिन ये तो करस्पॉन्डिंग नहीं है ना। पहली बात करस्पॉन्डिंग होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे तुम देख लिए कि ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, मतलब तुम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल पाओगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहला कंडीशन उसको करस्पॉन्डिंग साइड होना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होना होगा, वो चेक करना होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें कोई चीज़ चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम्हें नेक्स्ट चीज़ दिया है बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड के क्यू आर होता है, तो देखो ये सही, ये देखो क्या दिया है, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू दिया हुआ है। एक्चुअली बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड होगा क्या, क्यू आर होगा, लेकिन तुम्हें बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर इक्वल नहीं दिया है, तुम्हें पी क्यू दिया हुआ है, लेकिन बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड तो पी क्यू नहीं है। मतलब क्या, ये भी गलत है, मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे वो गलत है, वो एक्चुअली करस्पॉन्डिंग है नहीं, मतलब तुम इसको कोई भी क्राइटेरिया में इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल पाओगे। तो पहली चीज़ तुम्हें क्या देखना होगा, तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है कि नहीं वो चेक करना होगा। तो इसीलिए कभी कभी कन्फ्यूज़ करने के लिए ये दिया रहता है कि कोई भी एक साइड के साथ कोई भी एक साइड इक्वल तुम्हें दे देगा, लेकिन तुम्हें चेक करना होगा कि वो साइड करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। ये एंगल के साथ भी हो सकता है, तुम्हें एंगल भी चेक करना होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं है, दोनों ही चेक करना है। उसके बाद तुम कौन सा थ्योरम में, कौन सा क्राइटेरिया में ये फिट हो रहा है वो चेक करोगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी पार्ट, ये थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज है 6.3, देखो चलो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 1। देखो सवाल नंबर 1 क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स in the following figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. मतलब कुछ क्वेश्चन है, पेयर दिया हुआ है ट्रायंगल्स का, मुझे बताना है कि कौन सा ट्रायंगल, कौन सा पेयर सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर है तो कौन सा वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया तुम यूज़ करोगे, ठीक है, और उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखोगे अगर सिमिलर है तो 1 नंबर का पहला वाला जो क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करते हैं। 2 ट्रायंगल है, देखो पहले हम लोग 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल तुम्हारा है ए बी सी, दूसरा वाला ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, मतलब पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 80 डिग्री दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, और ये तुम्हारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली इस ट्रायंगल में इसका वैल्यू तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू 80 डिग्री दिया हुआ है और इसका वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें बताना होगा कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो क्यों है, कौन सा वाला क्राइटेरिया से सिमिलर है, और इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है अगर सिमिलर है तो पहला क्वेश्चन को देखो यहाँ पे सिमिलर पूछा है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं पूछा है, सिमिलर पूछा है, तो वो समझना होगा पहले, मुझे सिमिलर पूछा है। तो सिमिलर का 2 कंडीशन था, 2 क्राइटेरिया था। एक क्राइटेरिया क्या था कि करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, और दूसरा वाला कंडीशन क्या था, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स था उसको प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। यही 2 क्राइटेरिया था। तो देखेंगे, चेक करके करेंगे हम कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो सिमिलरिटी का 2 क्राइटेरिया था, एक करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना है और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में रहना है। यही बताए थे इस सेशन से पहले ही, हम बताए थे थ्योरी पर जब पढ़ा रहे थे। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है कि नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए मुझे देखना होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। जब तुम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर बिठाओगे तब क्या होगा, ए पॉइंट से पी पॉइंट मैच हो जाएगा, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग पी होगा,
बी पॉइंट से क्यू पॉइंट मैच करेगा मतलब बी का करस्पॉन्डिंग क्यू होगा, और सी पॉइंट से आर पॉइंट मैच करेगा मतलब सी का करस्पॉन्डिंग आर होगा। जब इसको तुम इस ट्रायंगल के ऊपर बिठाओगे तब यही होगा। मतलब क्या हुआ कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, और देखो दोनों ही 60 डिग्री है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, क्योंकि दोनों का वैल्यू ही सेम है इसलिए इक्वल है। अच्छा, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, तो देखो दोनों का वैल्यू ही 80 डिग्री है, मतलब ये भी सेम है। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल ए आर है, और दोनों का वैल्यू देखो दोनों का ही 40 डिग्री है, मतलब वैल्यूज सेम है और करस्पॉन्डिंग भी है। मतलब क्या, ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे से इक्वल है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है। कौन सा वाला क्राइटेरिया, एंगल वाला क्राइटेरिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा वाला क्राइटेरिया लिखेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों ही एंगल है। यही पहला वाला क्राइटेरिया था सिमिलरिटी का कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना है। देखो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ए फॉर एंगल, इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और क्योंकि ए पॉइंट से पी पॉइंट करस्पॉन्डिंग है, मतलब ए का एक ए वर्टिसेस का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस पी है, इसीलिए तुमको यहाँ पे वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये बताए थे पहले दिन हम कि ए तुम पहले लिखो, ए बी सी ट्रायंगल का ए वर्टिसेस पहले लिखे हो, और ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी है, इसलिए पी को यहाँ पे पहले लिखोगे। उसके बाद बी तुम बाद में लिखे हो, बी का करस्पॉन्डिंग क्या, क्यू है, इसलिए बी को बाद में लिखे हो, इसलिए पी क्यू और ट्रायंगल का क्यू का बाद में लिखना होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग पॉइंट मैच करके तुमको लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट मैच है वैसे लिखना पड़ेगा, उस ऑर्डर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो क्या है, दो ट्रायंगल यहाँ पे भी दिया हुआ है। चलो ड्रॉ करते दो ट्रायंगल। एक ये वाला ट्रायंगल है, इसका नाम दिया है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और देखो यहाँ पे जो साइड है, साइड का वैल्यू दे रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और दूसरा वाला है ऐसा, ऊपर P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो तुम्हें यहाँ पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, एंगल का वैल्यूज़ दिया हुआ था, इसलिए हम एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसको विचार किए कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अभी देखो करस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू दिया हुआ है, अभी एंगल नहीं दिया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड से देखना पड़ेगा, दूसरा वाला जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का। तो देखो जब इस ट्रायंगल को तुम इस ट्रायंगल के ऊपर बिठाओगे, तुम देखोगे कि इस ट्रायंगल से मैच नहीं करेगा, क्योंकि दोनों देखो अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप का दिखता है। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, दोनों ट्रायंगल एकदम क्या, दोनों का शेप सेम था, इसको तुम इसके ऊपर बिठा दोगे तो ईजिली सेम शेप है इसलिए मैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो दोनों जो ट्रायंगल है दोनों का शेप अलग अलग है। ठीक है, तुम बुक में देखो, बुक में और अच्छा डायग्राम दिया हुआ है सवाल नंबर 2 का, तो बुक में ईजिली तुम समझ पाओगे। बुक में देखो अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो एक ट्रायंगल को तुम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर अगर बिठाओगे भी तो सेम शेप नहीं है, इसलिए मैच नहीं होगा, मतलब तुम करस्पॉन्डिंग निकाल नहीं पाओगे। करस्पॉन्डिंग तुम तभी निकाल पाओगे जब एक ट्रायंगल को जब तुम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर बिठाओगे तो एक दूसरे से मैच हो जाएगा, तभी तुम उसका करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड निकाल पाओगे। तो ये तो मैच नहीं होगा, अलग अलग शेप है। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, किसी भी एक ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा, किसी भी एक ट्रायंगल को तुम्हें रोटेट करना पड़ेगा, ताकि वो ट्रायंगल रोटेट करके दूसरा वाला ट्रायंगल का शेप में आ जाए, तब उसको तुम बिठाओगे। ठीक है, तो देखो अगर ये पे जो ए बी सी वाला ट्रायंगल है, ये जो ए बी सी वाला ट्रायंगल है, इसको हम रफ में ड्रॉ करते हैं। देखो ये रफ पोर्शन है, ठीक है, इसको रफ में हम ड्रॉ करते हैं 2, 3, 2.5। इसको हम ऐसे घुमा देंगे। किस तरीके से घुमाएंगे, ताकि ये वाला शेप तुम्हारा आए। तुमको देखना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल को हम कैसे घुमाएं ताकि ये वाला ट्रायंगल का शेप मेरा आ जाए, वही तुम्हारा पर्पस है। तो इसको तुम कैसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमा दो। ऐसे घुमाओगे तो क्या आएगा, ये तुम्हारा, इसको अगर तुम इसको ऐसे घुमा दोगे तो यहाँ पे AC आ जाएगा ना। इसको अगर तुम मान लो ऐसे घुमा दोगे, ठीक से इमेजिन करो कि इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो क्या AB की जगह तुम्हारा क्या AC आ जाएगा, ये वाला साइड आ जाएगा, आएगा ना। ठीक से देखो इसको हम कैसे घुमाएंगे ताकि मुझे ये ABC ट्रायंगल को हम कैसे घुमाएंगे ताकि मुझे PQR ट्रायंगल वाला शेप मिले, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे तो ये जो AC वाला साइड था ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा AC। ठीक है, अच्छा जो BC वाला साइड है
और इस ट्रायंगल में जो BC वाला साइड है, ये BC वाला साइड क्या यहाँ आ जाएगा, इसको तुम ऐसे घुमा दे रहे हो तो BC वाला साइड क्या इधर आ जाएगा, AC वाला ऐसे इधर आ जाएगा, BC वाला ऐसे चला जाएगा, मतलब BC वाला ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक से ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा AC था, ठीक है, इसको तुम ऐसे घुमा दिए तो AC इधर आ गया। ठीक है, मतलब C तुम्हारा इधर आएगा, ये वर्टिसेस तुम्हारा C होगा, ये वर्टिसेस तुम्हारा C होगा, और ये वाला वर्टिसेस तुम्हारा A होगा। अगर तुम इसको घुमाओगे तो देखो इस तरीके से आएगा। ठीक से देखो, इसको हम इस तरफ घुमा दिए, इस ABC ट्रायंगल को, तो इस तरफ अगर तुम ऐसे घुमा दोगे, ऐसे करके घुमा दोगे तो C कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और A थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। देखो C थोड़ा सा ऊपर चल गया, A थोड़ा सा नीचे आ गया, और B कहाँ आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, C की जगह आ जाएगा, तो B इधर आ गया। अब देखो ट्रायंगल जो है ये लगभग इसका तरह शेप है। देखो ये वाला जो नया ट्रायंगल प्रोड्यूस हुआ घुमा के, वो ये नया ट्रायंगल क्या इसका तरह शेप हो जाएगा। मेरा पर्पस क्या होगा कि जब हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल को अगर हम बिठाएंगे तो एग्जैक्टली सेम शेप नहीं आ रहा है, तो तुम करस्पॉन्डिंग निकाल नहीं पाओगे, जो कि इस ट्रायंगल में होगा। प्रॉब्लम फेस करोगे, तुम इसको घुमाना पड़ेगा, फिर करस्पॉन्डिंग करने के लिए रोटेट करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको रोटेट किए। किस तरीके से रोटेट करेंगे ताकि ये वाला शेप तुम्हारा आ जाए, इसलिए हम इसको इस तरीके से रोटेट किए। तो इस तरीके से अगर रोटेट करोगे तो ये ऐसे घूम जाएगा तो क्या ऐसे नीचे से ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, B इधर से इधर आ जाएगा। वही देखो क्या हुआ है। अब तुम इसको इसके ऊपर बिठाओ, देखो तुम्हारा एग्जैक्टली सेम शेप हो जाएगा। अब तुम करस्पॉन्डिंग निकाल पाओगे। अब तुम ये वाला ट्रायंगल को देखोगे, इसको नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी तुम घुमा चुके। अब ये घुमाने वाला केस इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम शेप है, करस्पॉन्डिंग तुम्हें इजीली मिल जाएगा, इसलिए घुमाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम इसको मेजरमेंट देखो, AC कितना था, 3 था, तो AC अब इधर आ गया, ये 3 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो BC कितना है, 2.5 है, तो BC ये वाला BC है। अब ये वाला तुम्हारा 2.5 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2.5 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो तुम्हारा AB कितना था, 2 था, तो AB यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इस वाला ट्रायंगल को, ये जो घुमा के जो ट्रायंगल तुम्हें मिला, इसको तुम देखो, ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट तुम देखो। अब करस्पॉन्डिंग चूज़ करो, क्योंकि सेम शेप हो गया तुम्हारा। तब इसको जाके तुम इसके ऊपर बिठाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा P वर्टिसेस से C वर्टिसेस मैच हो जाएगा, Q वर्टिसेस से A वर्टिसेस मैच हो जाएगा, R वर्टिसेस से B वर्टिसेस मैच हो जाएगा, कि एग्जैक्टली सेम शेप हो गया। तुम्हें सेम शेप करने के लिए घुमाना पड़ा था। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि PQ का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, PR का करस्पॉन्डिंग BC हो जाएगा, और QR का करस्पॉन्डिंग AB हो जाएगा। जब इसके ऊपर तुम ये वाला बिठाओगे तो देखो PQ साइड से क्या AC साइड मैच होगा, PR साइड से BC साइड मैच होगा, और QR साइड से AB साइड मैच होगा। मतलब तुम करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, क्योंकि सेम शेप है। इसके लिए मुझे रोटेट करना पड़ा था, कि ताकि मुझे सेम शेप आ जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको घुमाएं। तो देखो अब तुम इसका करस्पॉन्डिंग साइड को देखो, PQ का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, CA है। PQ का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, CA है, क्योंकि इसको तुम जब इसके ऊपर बिठाओगे, P वर्टिसेस से C वर्टिसेस मैच करेगा, Q वर्टिसेस से A वर्टिसेस मैच करेगा, मतलब PQ/CA होगा। ठीक है, अच्छा PQ/CA कितना आता है, PQ कितना है, 6 है। ठीक है, CA कितना है, 3 है। इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, देखो लिखे हम, तो कितना आएगा, 6/3, मतलब 2 आ रहा है, मतलब PQ/CA तुम्हारा 2 निकला। अच्छा उसका दूसरा वाला साइड देखो, PR कितना का, PR से करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होगा, CB होगा, तो PR/CB करो, PR/CB। देखो ये PR का करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होगा, ये CB होगा। जब इसको इस ट्रायंगल के इसके ऊपर तुम बिठाओगे तो PR करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, इसका CB होगा, तो PR/CB। PR कितना है, 5 है, CB कितना है, 2.5 है। हम मेजरमेंट तो पहले लिख डाले थे। देखो PR 5 है और CB तुम्हारा 2.5 है। इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 50/25 आएगा, क्योंकि डेसिमल को घटा दोगे, डेसिमल को निकाल लोगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी, तो मालूम है। इसको रिड्यूस करो, 25 2 50, मतलब ये भी 2 आ गया। ठीक है, बचा क्या, ये वाला साइड QR, और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, AB, मतलब QR/AB करेंगे। देखो QR/AB। ठीक है, QR का साइड कितना है, 4 लिखा हुआ है। AB का साइड कितना है, AB का साइड है तुम्हारा 2, ये भी लिखा हुआ है। तो इसको करो, इसको भी रिड्यूस करके देखो 2 आएगा, मतलब तुम्हारा देखो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम आ रहा है। देखो ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तीनों ही सेम है, तीनों का वैल्यू ही 2 है। मतलब तुम क्या बोल सकते हो, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू सेम है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PQ/CA इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं PR/CB इक्वल्स टू लिख सकते हैं QR/AB, क्योंकि तीनों का वैल्यू ही तो सेम है, तीनों ही तुम्हारा क्या है,
वैल्यू 2 है। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो ये दूसरा वाला क्राइटेरिया था सिमिलरिटी ट्रायंगल का। पहला वाला क्राइटेरिया क्या था कि एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम होना पड़ेगा। दूसरा वाला क्राइटेरिया क्या, करस्पॉन्डिंग जो साइड से उसका रेशियो को सेम होना पड़ेगा। यही 2 क्राइटेरिया था। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट है। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, देखो कौन सा वाला ट्रायंगल तुम लोगे, इसके साथ ये इस वाले ट्रायंगल के साथ तुम इस वाले को लोगे, जो घुमाए थे उसको लोगे, इसको ना लोगे, ठीक हो। तो देखो ये क्या है, PQR, ठीक है। तो PQR ट्रायंगल ये सिमिलर किसके साथ होगा, इस ट्रायंगल के साथ, ये CAB ट्रायंगल के साथ, ठीक है। क्योंकि घुमाने वाला ट्रायंगल इसलिए हम बोले क्योंकि ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा, इसको लोगे तो इसके साथ ये वाला करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा तुमको, जो घुमाए हो उसके साथ मिलेगा, ठीक है। मतलब P का करस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, तुम्हारा C हुआ, ठीक है। अच्छा, तो P यहाँ पे पहले लिखे हो तो इसमें भी तुम C पहले लिखोगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग पर मैच करके मुझे लिखना है। उसके बाद Q लिखे थे, Q का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, A है, तो यहाँ पे तुम Q लिखे हो, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग Q लिखो इसको, इसलिए यहाँ पे A लिखोगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखे हो करस्पॉन्डिंग वैसे ही यहाँ पे लिखोगे। अच्छा, उसके बाद क्या, R का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, B हो जाएगा वर्टिसेस, तो R तुम लास्ट में लिखो तो B को भी लास्ट में लिखोगे। ये हो गया तुम्हारा क्राइटेरिया। क्या होगा, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये लिखोगे, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब ये तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए SSS साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया दूसरा वाला प्रॉब्लम का सॉल्व, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि कौन सा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा वाला सिमिलर है, कौन सा वाला नहीं है। नंबर 4, 3 नंबर वाला होमवर्क के लिए छोड़े। नंबर 4 देखो क्या है, नंबर 4 के लिए पहले डायग्राम देखेंगे हम लोग। देखो नंबर 4 का जो डायग्राम है, पहले डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर 4 का फिगर देखो क्या है, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे। पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। M है, N है, L है, ठीक है। ये 2.5 दिया है, इसको दिया है 5, ये है 70 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसका वैल्यू तुम्हारा 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये 10 दिया हुआ है QR साइड, और PQ दिया है 6, बस ये यही दिया हुआ है। देखो ये 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा ये तुम्हें बताना पड़ेगा ये वैल्यू से। तो देखो सिमिलर होने के लिए 2 क्राइटेरिया का ज़रूरत था, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम होना पड़ेगा, या तो जो करस्पॉन्डिंग साइड से उसका जो रेशियो है वो इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो ये 2 जो क्राइटेरिया है ना, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर तो मैच हो जाएगा तो तुम सिमिलर बोल पाओगे। तो देखो इन ट्रायंगल में दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया तुम मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो इसमें इस ट्रायंगल में तुम्हें सिर्फ एक एंगल दिया है और इस वाले ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल दिया है, बाकी 2 एंगल का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है। इसमें भी नहीं पता, इसमें भी नहीं पता। तो बाकी 2 का एंगल अगर तुम वैल्यू नहीं मालूम होगा तो तुम एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को सिमिलर कैसे दिखाओगे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो कि इससे जो जिस क्राइटेरिया से हम ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर बोले कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये वाला तुम यहाँ पे कैसे बोलोगे, क्योंकि 2 एंगल का तो वैल्यू ही तुम्हें मालूम नहीं है, सिर्फ एक एंगल का वैल्यू मालूम है। तो हो गया, ये वाला क्राइटेरिया से तुम इसको नहीं कर पाओगे। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग साइड से। जब तुम करस्पॉन्डिंग साइड वाला क्राइटेरिया देखोगे तब भी तुम देखोगे कि तुम्हें सिर्फ ये 2 साइड दिया हुआ है वैल्यू, तीसरा वाला साइड तुम्हें पता नहीं है। इसमें भी देखो इस ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा वाला साइड तुम्हें मालूम नहीं है। तो अगर तीनों साइड मालूम नहीं है तो कैसे तुम रेशियो को इक्वल दिखाओगे। मतलब ये क्राइटेरिया से भी तुम इसको सिमिलर नहीं बोल पाओगे, मतलब दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं होगा, मतलब ये 2 ट्रायंगल तुम्हारा क्या सिमिलर नहीं होगा। तुम क्या लिखोगे, द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर एज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तुम्हें तो वैल्यू ही मालूम नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे तुम, यहाँ पे तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल से तुम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इसीलिए नहीं बोल पाओगे क्योंकि एक तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें दिया हुआ है। देखो ये भी 70 डिग्री दिया है, ये भी 70 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल से इक्वल है, मतलब ये 2 तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको तुम्हें घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसको डायरेक्टली तुम इसके ऐसे बिठाओगे तो करस्पॉन्डिंग तुम मैच नहीं होगा, सेम शेप नहीं है ना। अगर सेम शेप नहीं है तो तुम्हें घुमाना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला हम दिखाए थे, ये वाला सेम शेप था, लगभग एक जैसा दिखता था, इसलिए इसको तुम उठा के इसके ऊपर बिठा के करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाल लेते थे। लेकिन ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं होगा, इसमें ही पॉसिबल नहीं होगा, इसको तुम्हें घुमाना पड़ेगा, इसको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा ताकि ये वाला शेप आ जाए। तो घुमा के तुम देखोगे कि जो M वाला वर्टिसेस है ये Q वाला वर्टिसेस से मैच हो जाएगा, तुम घुमा के देखोगे,
ठीक है, इसको कैसे घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। चलो हम दिखा देते हैं कैसे घुमाना पड़ेगा रफ में। देखो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एम एन और एल। ये वाला तुम्हारा दिया है 70 डिग्री, ये वाला दिया है 2.5, ये वाला दिया है 5। अब इसको तुम इस तरीके से घुमाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम इस तरीके से ही घुमाएंगे, वो तुम्हें देखना होगा कि दूसरे वाला ट्रायंगल का शेप कैसा है, उस हिसाब से हम घुमाएंगे। तो इसको अगर तुम ऐसे घुमा दोगे तो एम इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, ठीक है, एन इस साइड चला जाएगा और एल ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा। इसको तुम ऐसे घुमा दोगे तो कि एम के ऊपर से इस तरफ आ जाएगा, एन इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, एल यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका इस ट्रायंगल का शेप कैसा होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। इसको अगर इस तरीके से घुमा दोगे तो क्या ये ऐसे, ये जो टेढ़ा था ये अभी सीधा बन जाएगा। ये जो एम एल ऐसा था, इसको तुम ऐसे घुमाओगे तो एम एल क्या ऐसे सीधा बन जाएगा, देखो सीधा हो गया। और बाकी जैसा एडजस्ट कर लोगे तुम। तो एम एंगल कितना 70 डिग्री था, देखो एम एंगल तुम्हारा क्या है 70 डिग्री है। अब देखो, अब तुम इस वाला ट्रायंगल का इस वाला ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग निकालने की कोशिश करो, तो इसके ऊपर ये बिठाओगे तो मैच हो जाएगा। मतलब क्यू वाला करस्पॉन्डिंग जो क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एम करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारा मैच हो गया। लेकिन एक करस्पॉन्डिंग एंगल मैच होने से नहीं होगा, बाकी दो करस्पॉन्डिंग एंगल को भी मैच होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन बाकी दो करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू तुम्हें दिया नहीं है, इसलिए तुम नहीं बोल पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब करस्पॉन्डिंग साइड में आ जाते हैं। देखो एम एन तुम्हारा 2.5 था, यहाँ पे एम एन तुम्हारा कितना है 2.5 है। देखो एम एन 2.5, एम एल तुम्हारा 5 दिया हुआ था, यहाँ पे एम एल तुम्हारा 5 है, ठीक है। अब तुम इसके साथ ये वाला देखो, तो पी क्यू साइड से करस्पॉन्डिंग साइड एल एम होगा, क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड से एम एन तुम्हारा करस्पॉन्डिंग साइड होगा। अब तुम करस्पॉन्डिंग साइड को वैल्यू निकालो, देखो क्या होता है। पी क्यू से कौन सा वाला करस्पॉन्डिंग साइड मैच होगा, इसके ऊपर जब तुम इसको बिठाओगे, पी क्यू साइड से करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, यहाँ पे एल एम होगा, एल एम। तो इसका कितना रेशियो आता है, देखो पी क्यू 6 है और एल एम तुम्हारा कितना है 5 है, मतलब 6/5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्यू आर है, ठीक है। क्यू आर से करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, यहाँ पे एम एन होगा, क्योंकि इसके ऊपर जब तुम इसको बिठाओगे तो करस्पॉन्डिंग क्यू आर से एम एन ही हो रहा है, मैच हो रहा है। क्यू वर्टिसेस से एम वर्टिसेस मैच हो रहा है, आर वर्टिसेस से इन वर्टिसेस मैच हो रहा है और पी वर्टिसेस से एल वर्टिसेस मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग साइड एम एन होगा। मतलब क्यू आर बाई एम एन कितना होगा, क्यू आर का वैल्यू है 10, एम एन का वैल्यू कितना है 2.5। डेसिमल को हटाओगे तो 100 बाई कितना होगा 25, इसको रिड्यूस करोगे तो 4 आ रहा है। तो देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो देखो अलग अलग है, यहाँ पे 6/5 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों अलग अलग रेशियो है। मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हारा प्रोपोर्शनल नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए तुम इसको दो ट्रायंगल को सिमिलर नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा द गिवन ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा, द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर as the corresponding sides are not proportional। ये corresponding side proportional नहीं है, इसलिए हम इसको सिमिलर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल हम रीज़न नहीं लिखेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारा सिमिलर हो रहा है। देखो जो एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू दिया है, तो एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू दूसरे वाला ट्रायंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू से इक्वल है, दोनों ही 70 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है। लेकिन बाकी दो एंगल का वैल्यू तुम्हें दिया नहीं, इसलिए तुम नहीं बोल पाओगे, उस क्राइटेरिया को नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से बोलना है क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हें दिया हुआ है और दोनों का रेशियो तुम देखे कि इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते नंबर 4 का हो गया, आते सवाल नंबर लास्ट पे नंबर 6 पे, बाकी नंबर 5 होमवर्क करोगे। सवाल नंबर 6 देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 6 में दो डायग्राम, दो ट्रायंगल है, ड्रॉ करो। एग्ज़ाम में ये पेंसिल से करोगे, पेंसिल रूलर लेके करोगे। DEF इसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है तुम्हें 80 डिग्री। अच्छा, उसके बाद और एक ठो जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से है। PQR इसका वैल्यू दिया है 80 डिग्री और इसका वैल्यू दिया है तुम्हें 30 डिग्री, ठीक है।
तो देखो पहली बात तो देखो, अगर ये दो ट्रायंगल तुम्हें देख के क्या लगेगा कि दो ट्रायंगल तुम्हें बताना पड़ेगा कि सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो अगर इस वाले ट्रायंगल को तुम इसके ऊपर बिठाओगे तो एग्जैक्टली सेम शेप है, इसको घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रायंगल को जब तुम इसके ऊपर बिठाओगे या इस ट्रायंगल को इसके ऊपर बिठाओगे, कोई भी ट्रायंगल को तुम कोई भी दूसरे ट्रायंगल के ऊपर जब तुम बिठाओगे तो तुम देखोगे कि एग्जैक्टली सेम शेप है, मतलब क्या तुम्हें करस्पॉन्डिंग पॉइंट इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे घुमाने का ज़रूरत नहीं है। हम घुमाएंगे कब, रोटेट कब करेंगे, जब देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल का शेप अलग अलग है, तब करस्पॉन्डिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालने के लिए मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। कोई भी एक ट्रायंगल को घुमा के दूसरे वाला ट्रायंगल का जो शेप है उसमें लाना पड़ेगा, उस तरीके से मुझे घुमाना पड़ेगा। उसके बाद जो घुमा के जो ट्रायंगल तुम्हें मिला उसके साथ तुम्हें देखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा मैच हो रहा है, तब हम करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम होगा। अब अगर देखेंगे कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर हम चॉइस करेंगे तो देखेंगे या तो करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू सेम होना पड़ेगा या तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो दूसरा वाला जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स वो यहाँ पे फिट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी साइड का वैल्यू नहीं दिया है। तो अगर कोई भी साइड का वैल्यू नहीं दिया है तो तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे निकाल नहीं पाओगे, साइड का तो वैल्यू देना चाहिए। तो वो वाला क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बचा कौन सा वाला क्राइटेरिया, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला क्राइटेरिया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें देखना पड़ेगा कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में भी दो एंगल दिया हुआ है, थर्ड वाला एंगल तुम्हें पता नहीं है, तो थर्ड एंगल पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा, देखना होगा कि थर्ड वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे। हर एक ट्रायंगल में हम लोग क्या एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम लोग को पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है, उस तरीके से हम क्या थर्ड वाला एंगल को निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले वो निकालते हैं। देखो इन ट्रायंगल डी ई एफ इसमें क्या होगा, हर एक एंगल का सम तुम्हारा 180 आएगा, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो। ठीक है, एंगल डी का वैल्यू दिया है 70 डिग्री, एंगल ई का वैल्यू दिया है 80 डिग्री, एंगल एफ का वैल्यू निकाल रहे हो, 70 + 80 आता है 150। तो एंगल एफ का वैल्यू निकाल के आता है तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, मतलब एंगल एफ का वैल्यू निकाल के आता है तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एफ यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब मुझे इसका इस वाला एंगल का वैल्यू निकालना है पी क्यू आर वाला ट्रायंगल में, तो सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे भी तीनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तुम्हें एंगल पी मालूम नहीं है, एंगल पी निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, बाकी दो एंगल का वैल्यू देखो, क्यू है 80 डिग्री, आर है 30 डिग्री, तो क्यू की जगह 80 डिग्री बिठाएंगे, आर की जगह 30 डिग्री बिठाएंगे, 180 डिग्री। तो एंगल पी 80 + 30 आता है 110 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी का वैल्यू निकाल के आएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल पी का वैल्यू निकल के आएगा तुम्हारा 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 70 डिग्री बिठा दोगे। अब देखो दोनों एंगल निकालने के बाद तुम चेक करो, देखो यहाँ पे हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है। जब इस ट्रायंगल को तुम इसके ऊपर बिठाओगे तो तुम क्या देखोगे, डी वर्टिसेस से पी वर्टिसेस मैच हो रहा है, मतलब एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है और दोनों ही देखो इक्वल है। ई वर्टिसेस से क्यू वर्टिसेस मैच होगा, मतलब एंगल ई करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है और दोनों का वैल्यू देखो इक्वल है, बराबर है, दोनों ही 80 डिग्री है। एफ वर्टिसेस से आर वर्टिसेस मैच होगा, मतलब एंगल एफ का करस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा और दोनों का वैल्यू देखो सेम है, दोनों ही 30 डिग्री है, मतलब क्या तीनों का तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल को तुम सिमिलर बोल पाओगे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल डी, देयरफॉर एंगल डी से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल डी और एंगल पी दोनों इक्वल है। उसके बाद क्या हुआ, एंगल ई से एंगल यू इक्वल होगा, एंगल ई से एंगल क्यू इक्वल होगा, एंगल ई से एंगल क्यू इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ई का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, और एंगल एफ से एंगल आर इक्वल होगा, एंगल एफ से एंगल आर इक्वल होगा, क्योंकि यही तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल क्या होगा, डी एफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होगा। ठीक है, अब देखो डी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, पी है, तो यहाँ पे तुम डी एफ में डी को पहले लिखे तो पी क्यू आर में भी पी को पहले लिखोगे, इसको मैच करके लिखना है करस्पॉन्डिंग पॉइंट। यहाँ पे ई का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, यू क्यू है यहाँ पे, तो ई तुम बाद में लिखे हो, तो यहाँ पे भी क्यू बाद में लिखना होगा, और एफ का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है, हो गया। क्या लिखोगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हो गया सिमिलर। समझ में आया बात,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को करना होगा। तो हम लोग क्या सीखे इसमें यहाँ से कि अगर एग्जैक्टली सेम शेप हो गया तो घुमाने का ज़रूरत नहीं है, रोटेट करने का ज़रूरत नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालने के लिए। अगर सेम शेप नहीं है तो उसको तुम्हें रोटेट करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालने के लिए। किस तरीके से रोटेट करोगे, एक ट्रायंगल को चूज़ करोगे रोटेट करने के लिए और उसको कोशिश करोगे कि दूसरा वाला ट्रायंगल का हम शेप लाएंगे रोटेट करके, कैसे भी रोटेट करके मुझे दूसरा ट्रायंगल का शेप लाना है, तभी जाके तुम करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल पाओगे। ठीक है, हो गया। चलो नंबर 1 का पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 2 देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 2 में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। एंगल बी ओ सी का वैल्यू दिया है, एंगल सी डी ओ का वैल्यू दिया है। तुम्हें एंगल डी ओ सी डी सी ओ और ओ ए भी फाइंड आउट करना है। तो एक फिगर देखो दिया हुआ है, पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखो फिगर को पहले ड्रॉ करके उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे दो लाइन सेगमेंट क्रॉस करके दिया हुआ है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया है। इसका नाम देखो दिया है, ए है, बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ओ पॉइंट में, इसका वैल्यू दिया है तुम्हें 125 डिग्री। ठीक है, यही दो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया क्या है, ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी मतलब ये अपर वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए इससे, मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तुम्हें दिया हुआ है। ये तुम्हें दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, बी ओ सी इसका वैल्यू है 125 डिग्री और सी डी ओ इसका वैल्यू है 70 डिग्री। बाकी तुम्हें एंगल्स का वैल्यू निकालना होगा। तो ये चीज़ दिया हुआ है। तो देखो पहला चीज़ देखो, ये जो डी ओ बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये डी ओ बी स्ट्रेट लाइन, ये डी ओ बी स्ट्रेट लाइन में अगर हम ये टोटल एंगल का वैल्यू देखेंगे, टोटल एंगल का वैल्यू कितना आएगा, 180 आएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना आता है, 180 आता है। तुम देखो ये डी ओ बी स्ट्रेट लाइन को देखो, डी ओ बी स्ट्रेट लाइन इसको देखो, इसका जो ये टोटल एंगल है, टोटल एंगल कितना है, 180 एंगल है। और इतना सा तुम्हें दिया है 125 डिग्री, मतलब तुम क्या 180 से अगर तुम 125 डिग्री माइनस कर दोगे तो इतना सा एंगल, रिमेनिंग एंगल तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये डी ओ बी जो स्ट्रेट लाइन है, डी ओ बी स्ट्रेट लाइन में ये टोटल एंगल तुम्हारा 180 है। तो ये टोटल एंगल मतलब क्या, ये डी ओ सी ये छोटा वाला एंगल और बी ओ सी ये वाला एंगल, कुल मिला के टोटल एंगल तुम्हारा 180 होगा ना। तो देखो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, डी ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल डी ओ बी ये टोटल एंगल तुम्हारा कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा डी ओ बी मतलब क्या, कौन सा दो एंगल का सम है डी ओ बी, डी ओ सी ये वाला, बी ओ सी ये वाला, टोटल तुम्हारा सम करेंगे तो डी ओ बी आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी ओ सी प्लस बी ओ सी, मतलब डी ओ बी मतलब क्या, डी ओ सी इतना और बी ओ सी इतना, दोनों मिला के डी ओ बी आ रहा है इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बी ओ सी का तो वैल्यू दिया है 125 डिग्री, तो बी ओ सी की जगह हम लोग 125 डिग्री बिठा देंगे। डी ओ सी यहाँ से डी ओ सी को निकाल लेंगे, तो डी ओ सी तुम्हारा कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी तुम्हारा कितना आएगा, 55 डिग्री। मतलब ये वाला, ये छोटा वाला जो एंगल है, ये छोटा वाला एंगल तुम्हारा 55 डिग्री आ जाएगा। डी ओ सी इस ट्रायंगल के अंदर ये छोटा वाला एंगल 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तुम इस डी ओ सी ट्रायंगल के बारे में सोचो। ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ था, ये वाला एंगल 55 डिग्री तुम निकाल लिए। तो इस ट्रायंगल में तुम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये वाला ट्रायंगल निकाल लोगे। क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री से दोनों माइनस करोगे तो ये वाला एंगल डी सी ओ वाला एंगल तुम्हें निकल जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे। देखो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल डी ओ सी, इस डी ओ सी वाला ट्रायंगल में क्या, डी ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस डी सी ओ ये वाला एंगल, प्लस सी डी ओ ये वाला एंगल। ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ये पता है। अच्छा डी ओ सी एंगल का वैल्यू तो 55 डिग्री निकाल लिए। ठीक है, सी डी ओ इसका 70 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है। जो नहीं पता है वो डी सी ओ नहीं पता है, ये लिख देंगे, ये डी सी ओ को निकाल लेंगे। तो एंगल डी सी ओ 70 और 55 कितना आता है, 125 डिग्री आता है। यहाँ से हम लोग एंगल डी सी ओ को निकाल लेंगे।
तो देखो एंगल डी सी ओ कितना आएगा 125, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो तुम्हारा एंगल डी सी ओ कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल डी सी ओ कितना निकल के आएगा 55 डिग्री। मतलब तुम्हारा एंगल डी सी ओ आ रहा है 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री आ रहा है डी सी ओ, ये भी 55 डिग्री आ रहा है, तो तीनों एंगल तुम्हें मालूम हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो तुम्हें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये तुम्हें दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल तुम्हें सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, क्योंकि तुम्हें दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है मतलब दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तभी सिमिलर होता है, और तुम्हें सिमिलर दो ट्रायंगल ये पहले से ही बोल दिया गया है। मतलब क्या, इस ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें निकालना क्या था, सवाल क्या था, सवाल तुम्हारा था तीनों एंगल का वैल्यू निकालना था। देखो इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा एंगल डी ओ सी ऑलरेडी तुम निकाल लिए, ये पहला वाला आंसर तुम्हारा हो गया। ठीक है, दूसरा वाला एंगल डी सी ओ निकालना है, तो दूसरा वाला एंगल ये भी तुम्हें डी सी ओ देखो ये भी निकाल लिए, दूसरा वाला आंसर भी हो गया। तीसरा वाला एंगल निकालना क्या है, एंगल ओ ए बी, ये एंगल ओ ए बी तुम्हें निकालना पड़ेगा, यही बचा हुआ है। तो एंगल ओ ए बी मतलब कौन सा वाला एंगल, एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल अगर तुम्हें है तो ये वाला एंगल तो करस्पॉन्डिंग होगा ना, किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, इस वाले एंगल के साथ करस्पॉन्डिंग होगा। देखो ये जो ओ ए बी एंगल है, ये ओ ए बी एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, ओ सी डी इसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा। तुम दो ट्रायंगल को ठीक तरीके से देखो, ये वाला ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल को हम तुमको राफ में ड्रॉ करके दिखाते हैं अलग अलग से दो ट्रायंगल, तभी तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये वाला ट्रायंगल कैसा है, ऐसा है ये वाला ट्रायंगल ओ सी डी, और ये ओ ए बी वाला ट्रायंगल कैसा है, ऐसा है ओ ए बी वाला ट्रायंगल, ऐसा है ना। अब तुम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तो एग्जैक्टली सेम शेप नहीं है, तो इसको तुम एग्जैक्टली इसके ऊपर बिठा नहीं सकते, करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा, तो इसको पहले घुमाना पड़ेगा। किस तरीके से घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा ताकि ये घुमा के ये वाला शेप आ जाए। तो इसको तुम कैसे घुमाओगे, इसको तुम इस तरीके से घुमा दो, इस तरीके से घुमा दो, तो इस तरीके से घुमा दोगे तो सी तुम्हारा इधर चला जाएगा। ठीक है, डी तुम्हारा नीचे आ जाएगा, इस पोजीशन में डी आ जाएगा, और वो तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में चला जाएगा। तुम ठीक से देखो, इसको हम इस तरीके से घुमा दिए, मतलब ये वाला ट्रायंगल ऐसा है तो इसको हम इस तरीके से घुमा दिए, तो घुमा दिए तो क्या होगा, सी इस तरफ चल जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, ओ इस तरफ चल जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा शेप इसका, जो कि इसके जैसा है। अब तुम इसके ऊपर ये बिठा के देखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, या तो तुम इस तरीके से देख सकते हो, इसको अगर तुम घुमाओगे, इस तरीके से घुमाने का ज़रूरत नहीं है। मान लो इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, रफ में देखो इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, ये इसका शेप, इसका जैसा शेप लाना पड़ेगा ना इसको घुमा के। तो इसको हम घुमा के कैसे लाएंगे, देखो इसको अगर तुम ऐसे करके घुमा दोगे, मतलब क्या, इसको इस तरीके से घुमा दोगे, इस तरीके से अगर घुमा दोगे तो देखो सी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इसको इस तरीके से घुमा दिए, पूरा घुमा दिए, इसको जैसे जैसा है ना ये ऐसा है, इसको पूरा इस तरीके से घुमा दोगे ताकि ये वाला शेप आएगा। तो सी इधर आ जाएगा, ठीक है, डी इधर चल जाएगा और ओ ऊपर चल जाएगा। इसको पूरा का पूरा ऐसे घुमा दिए तो सी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, डी इधर चल जाएगा और ओ ऊपर चल जाएगा। देखो वही है। अब तुम देखो ये वाला एग्जैक्टली सेम शेप हो गया। अब तुम करस्पॉन्डिंग निकाल पाओगे इसको ऊपर ये बिठा के। तो देखो तुम्हारा ओ ये वाला जो ए एंगल है, ए एंगल से करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी एंगल होगा। जब इसके ऊपर तुम ये बिठाओगे तो ए एंगल से करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी होगा। मतलब ए का करस्पॉन्डिंग सी हो रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बताएं। तो ए का करस्पॉन्डिंग अगर सी होगा तो एंगल ए एंगल सी से इक्वल हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ है, एंगल ओ ए बी जो कि ए एंगल है और ओ सी डी ये वाला एंगल है, दोनों करस्पॉन्डिंग हो गया। ये तुम्हें तभी पता चलेगा अगर तुम दोनों ट्रायंगल को अलग अलग से ड्रॉ करोगे। ड्रॉ किए हम उसको, उसके बाद एक ट्रायंगल को घुमाएं, इस तरीके से घुमाएं ताकि ये वाला ट्रायंगल मेरा आ जाए। तो देखो इसको इस तरीके से घुमा दिए, ये वाला शेप आ गया मेरा। अब तुम इस दो ट्रायंगल को देखो, इसके ऊपर ये वाला बिठाओ तो देखो सिमिलर आ जाएगा तुम्हारा। एंगल जो सी है, सी वर्टिसेस जो है वो ए वर्टिसेस से मैच होगा, डी वर्टिसेस बी वर्टिसेस से मैच होगा, ओ वर्टिसेस ओ वाला वर्टिसेस से मैच होगा। मतलब एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल सी होगा। तो देखो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल सी हो रहा है और दोनों का वैल्यू सेम है। इसका वैल्यू 55 डिग्री है तो इसका वैल्यू भी 55 डिग्री होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। तो और दो ट्रायंगल का तो सिमिलर पहले से ही बोल चुका है तुमको कि दो ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर होगा। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होगा। अब तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है, इसी के लिए हम इसको घुमा के निकाल के एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल सी हो रहा है। तो एंगल सी अगर 55 डिग्री है, एंगल ए भी 55 डिग्री होगा, मतलब ए भी 55 डिग्री होगा। मतलब तुम्हारा आंसर निकल गया, ओ ए भी 55 डिग्री है। यही निकालने बोला था।
तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो, तो हम क्या निकाले, एंगल ओ ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ओ ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी ओ सी डी होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर तुम्हें पहले से ही दिया हुआ है। ओ डी सी देखो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ओ डी सी ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ओ बी ए से ट्रायंगल ओ डी सी ये सिमिलर है, ट्रायंगल ओ बी ए से ये सिमिलर है, इसलिए ये दो एंगल तुम्हारा करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग होगा ओ ए बी, और ओ सी डी से करस्पॉन्डिंग होगा। देखो ओ ए बी और ओ सी डी करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ओ ए बी ओ सी डी का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी तुम यहाँ पे निकाल लिए। ओ सी डी मतलब क्या, डी सी ओ, सेम चीज़ है। देखो ये ओ सी डी भी बोल सकते हो तुम, डी सी ओ भी बोल सकते हो, और उसका वैल्यू देखो ऑलरेडी तुम निकाले हो 55 डिग्री। तो जो ओ सी डी है वही तुम्हारा डी सी ओ है, सेम है, तो इसका वैल्यू अगर 55 डिग्री है ओ ए बी का 55 डिग्री होगा। दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आता है। हो गया तीनों, तीसरा वाला पार्ट का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। चलो आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 3 में पहला एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको पहले ड्रॉ करते हैं। देखो क्या है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रापेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी। मतलब एक ट्रापेजियम ए बी सी डी है जिसका दो डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रापेजियम का ए बी साइड डी सी साइड से पैरेलल है। तो देखो पहले ट्रापेजियम ड्रॉ करते हैं। ट्रापेजियम कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है ट्रापेजियम। ठीक है, अच्छा इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, और ए बी साइड से डी सी साइड पैरेलल है, ये दिया हुआ है तुमको। ठीक है, और दो डायगोनल है ए सी और बी डी। तो ये ए सी ये एक डायगोनल है और बी डी ये एक डायगोनल है, दो डायगोनल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दिया हुआ है दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है ओ पॉइंट में, तो इस ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है, ये भी दिया हुआ है। लिखा क्या है, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम पहले दो ट्रायंगल को कंसिडर करो। कौन सा वाला ट्रायंगल, डी ओ सी ये वाला ट्रायंगल, और ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल तुम कंसिडर करो। ये दो ट्रायंगल हम क्यों बताएं, क्योंकि देखो जो तुम्हें प्रूफ करना है ना, जो प्रूफ करने दिया हुआ है वो इस दो ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इस दो ट्रायंगल को चूज़ किए। देखो तुम्हें प्रूफ करना है क्या, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी। तो ए ओ देखो ए ओ और ओ सी मतलब क्या, ए ओ कौन सा वाला ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाला ट्रायंगल का पार्ट है, और ओ सी कौन सा वाला ट्रायंगल का पार्ट है, इस ओ डी सी ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए हम दोनों ट्रायंगल को चूज़ किए। और क्या है, ओ बी बाई ओ डी, ओ बी देखो ओ बी और ओ डी, तो ओ बी भी क्या है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ओ डी क्या था, इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो इस दो ट्रायंगल से ही मिलता जुलता है जो साइड तुम्हें दिया हुआ है, इसलिए दो ट्रायंगल इसको चूज़ किए हम। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो इस दो ट्रायंगल में देखो क्या है, इस एंगल को देखो सी डी ओ, ये जो एंगल है ये एंगल किससे इक्वल होगा, इस एंगल से इक्वल होगा। ओ बी ओ, ओ बी ए इस एंगल से इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो तुम्हें ए बी साइड से डी सी साइड पैरेलल दिया हुआ है, ये दो साइड पैरेलल है, ये ए बी साइड डी सी साइड से पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, इस ट्रापेजियम में तो ए बी अगर डी सी से पैरेलल है तो ये डी बी और ए सी तुम्हारा क्या एक्चुअली क्या है, ट्रांसवर्सल है। वो कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल होता है, मालूम है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कॉन्सेप्ट तो पहले क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो देखो ए सी और बी डी एक्चुअली जो डायगोनल है वो डायगोनल तो है ही ट्रापेजियम के लिए, लेकिन वो ट्रांसवर्सल भी है। तो अगर तुम बी डी ट्रांसवर्सल को कंसिडर करोगे, ए बी और डी सी पैरेलल, बी डी ट्रांसवर्सल को कंसिडर करोगे तो क्या है, ये दो ट्रायंगल तुम्हारा, ये दो एंगल तुम्हारा इक्वल होगा, क्योंकि ये दो एंगल तुम्हारा क्या ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल हम किसको बोलते हैं, अगर एक एंगल अगर दो एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ रहेगा, मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल देखो ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, और ये वाला एंगल देखो बी डी ट्रांसवर्सल के इस तरफ है। एक एंगल इस तरफ, दूसरा एंगल इस तरफ, इसको हम ऑल्टरनेट बोलते हैं, ये मालूम है। तो ये दो तुम्हारा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा बी डी ट्रांसवर्सल के लिए। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे। देखो इन ट्रायंगल कौन सा वाला लिए, ओ डी सी ये वाला लिए, एंड और कौन सा वाला, ओ ए बी।
ये दो लिए, तो ओ डी सी ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा किससे, ओ बी ए इससे इक्वल होगा, ओ डी सी ये इक्वल होगा किससे, ओ बी ए से। ये दो तुम्हारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल बताइए, तुम ऑल्टरनेट इंटीरियर भी बोल सकते हो क्योंकि अंदर तरफ है इसलिए इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ए बी से डी सी पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, और बी डी तुम्हारा ट्रांसवर्सल है इसलिए। अच्छा, अब बी डी जैसा ट्रांसवर्सल है, ए सी भी तो ट्रांसवर्सल है ना, सेम चीज़, बी डी जैसे ट्रांसवर्सल है, ए सी भी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल हम किसको बोलते हैं, दो पैरेलल लाइन को अगर थर्ड वाला कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो देखो ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी पैरेलल लाइन को थर्ड वाला लाइन ए सी और बी डी दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी को बी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी, और डी सी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी, तो दोनों को ही इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम चीज़ ए सी भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को ए पॉइंट में, डी सी को सी पॉइंट में, तो दोनों पैरेलल लाइन को दोनों जो थर्ड लाइन है बी डी और ए सी दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों ही ट्रांसवर्सल है। तो बी डी ट्रांसवर्सल को हम कंसिडर किए, अभी हम लोग ए सी ट्रांसवर्सल को कंसिडर करेंगे। जब तुम ए सी ट्रांसवर्सल को कंसिडर करोगे तब तुम देखोगे ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ये दो जैसे ऑल्टरनेट एंगल हुआ था, ये दो भी ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दो एंगल क्या है, एक ट्रांसवर्सल के, ये ए सी ट्रांसवर्सल के, ये एंगल उस तरफ है, ये वाला एंगल इस तरफ है, तो दोनों एंगल एक दूसरे के अलग अलग तरफ है ट्रांसवर्सल की, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल हम वैसे ही समझते हैं कि ट्रांसवर्सल का एक एंगल उस तरफ होगा और एक एंगल इस तरफ होगा। देखो ये वाला एंगल उस तरफ है, ये वाला एंगल इस तरफ है, मतलब ये दो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे ये दो हुआ था अभी अभी। तो इसको लिखेंगे, देखो ये दो एंगल कौन सा है, ओ सी डी, ये इक्वल होगा किससे, ओ ए बी से, मतलब ओ सी डी इक्वल होगा ओ ए बी से, ओ सी डी इक्वल होगा ओ ए बी से, ठीक है। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम चीज़, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसलिए सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी, ये भी सेम रीज़न है, ए बी पैरेलल डी सी है और ए सी तुम्हारा ट्रांसवर्सल है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मालूम है, तो ये भी लिख देंगे। तो ये वाला एंगल कौन सा है, डी ओ सी, ये इक्वल होगा किससे, ए ओ बी से, दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होता है, इसलिए इक्वल लिखे। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9 में, नया नहीं है कुछ, ठीक है, सिर्फ अप्लाई करना है ठीक तरीके से। डी ओ सी एंगल ए ओ बी एंगल से इक्वल है, दोनों तुम्हारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। मतलब देखो तीनों एंगल तुम्हें क्या, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल से मैच हो गया, ठीक है। देखो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला है, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला है। तुम इस दो ट्रायंगल को कंसीडर करो, दो ट्रायंगल का ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इससे इक्वल होगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इससे इक्वल होगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इससे इक्वल हो गया, है ना। जैसे हम तुमको पिछला वाला क्वेश्चन से समझाए थे, ये जैसे दो ट्रायंगल था ना, इसको मुझे घुमा के इसका जैसे शेप लाना था, उसको हम देखे कि दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग पॉइंट मैच हो गया। ये भी सेम उस तरीके से ही होगा, ये भी देखो एग्जैक्टली सेम है, दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, तो इसको तुम घुमाओगे, घुमा के इस तरीके से शेप लाओगे तो देखोगे तुम ये वाला एंगल से ये वाला एंगल मैच होगा, मतलब इस वाला एंगल का करस्पॉन्डिंग ये वाला है जो कि इक्वल तुम अभी भी प्रूफ किए, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, इस वाला एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, ये भी दो इक्वल है, अभी भी प्रूफ किए, और इसका करस्पॉन्डिंग ये बनेगा, ये भी इक्वल है। मतलब क्या, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हुआ, मतलब ये दो ट्रायंगल तुम क्या बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा किस ट्रायंगल से, ये देखो इस ट्रायंगल से सिमिलर होगा। अब तुम्हें तुम्हारा जो सिमिलर करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो मैच करके लिखना है। अब डी तुम पहले लिखे हो तो डी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, ठीक से चेक करो, डी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे कौन सा होगा, बी होगा। इसको जब तुम इसके ऊपर बिठाओगे घुमा के तो बी वाला पॉइंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, आएगा ना, तो डी से बी मैच होगा, और ओ से तो ओ ही रहेगा क्योंकि वो वाला पॉइंट तो कॉमन है दो ट्रायंगल में, और एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, सी होगा। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है, तुम वो लिख सकते हो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल बोल सकते हो, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है
दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो दो ट्रायंगल तुम सिमिलर ऑलरेडी प्रूफ कर दिए, ये दो ट्रायंगल अब तुम लिख सकते हो क्या, करस्पॉन्डिंग जो साइड से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, डी ओ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा तुम्हारा ओ बी होगा। ठीक से देखो ये दो ट्रायंगल है, अच्छा इसको अगर तुम घुमा के इसके ऊपर बिठाओगे तो ये बी साइड इधर आ जाएगा, ए साइड इधर चल जाएगा, मतलब हम तुमको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रायंगल तुम अलग से ड्रॉ करो, यहाँ पे रफ में ड्रॉ करो ये ट्रायंगल अलग से, देखो इसको हम अलग से ड्रॉ किए, ये ओ है, ये बी है और ए है, इसको अलग से ड्रॉ किए। अब इसको तुम घुमाओ, घुमा के ये ऐसा शेप लाओ, तो इसको तुम घुमा के ऐसा शेप लाना चाहते हो, इसको अगर ऐसे घुमा के ये जो ओडीसी वाला ट्रायंगल इसका जैसा शेप लाना चाहोगे तो बी पॉइंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ओ पॉइंट ऊपर चल जाएगा, ए इधर चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा शेप इसको अगर घुमाओगे तो। अब देखो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा, मतलब क्या ओ बी वाला साइड किससे, ओ बी वाला जो करस्पॉन्डिंग साइड ओ डी करस्पॉन्डिंग साइड से मैच होगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ओ बी बाई ओ डी लिख सकते हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा, ये ओ सी वाला साइड मैच होगा ओ ए से, ओ सी वाला साइड मैच होगा ओ ए से, तो लिख सकते हैं ओ ए बाई ओ सी, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है हमेशा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दो ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूफ कर दे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। अब तुम देखो तुम्हें प्रूफ क्या पूछा है, तुम्हें प्रूफ करना है ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी, ठीक है, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू प्रूफ करना है ओ बी बाई ओ डी, मतलब तुम इसको पलट दो, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा, ओ सी ऊपर चल जाएगा। ठीक से देखो तुम्हें प्रूफ करना है ए ओ बाई ओ सी प्रूफ करना है इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, तो देखो वही सेम है, सेम प्रूफ हो गया तुम्हारा, पलटने का भी ज़रूरत नहीं है, सेम है। देखो तुम्हें ए ओ बाई ओ सी पूछा है, देखो ए ओ बाई ओ सी, ठीक है, इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी, देखो सेम आ रहा है, ए ओ जो ए ओ है वही तुम्हारा ओ ए है, ए ओ जो है वही तुम्हारा ओ ए है, क्योंकि ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे इसको अगर मैच करके ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट सी होता है, ओ का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ओ ही होगा, बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा तुम्हारा डी होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, देखो एग्जैक्टली सेम है, इसको तुम सिर्फ जैसा दिया हुआ है प्रूफ में वैसे लिख दो, मतलब तुम लिख सकते हो यहाँ पे ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, वही तो तुम्हारा आया है ना, हम सिर्फ जो ए ओ है वही तुम्हारा ओ ए है, तुम्हारा बुक में दिया हुआ है प्रूफ करना है ए ओ बाई ओ सी, तो मेरा देखो इस लाइन में ही आ गया, क्योंकि जो ओ ए है वही तुम्हारा ए ओ है और जो ओ सी है वही तुम्हारा ओ सी है, तो सेम है। और ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी, इसको सब हम रिवर्स अरेंज कर दिए ठीक तरीके से, लेफ्ट राइट करके अरेंज कर दिए, तो यही तुम्हारा प्रूफ आ गया। ठीक है, क्योंकि बुक में तुम्हारा ये वाला दिया हुआ है इसलिए हम इसको अरेंज करके लिख दिए, बाकी प्रूफ तो इधर ही हो गया था। समझ में आया, तो तीसरा नंबर भी तुम्हारा ख़त्म। चौथा नंबर हम होमवर्क डाले, चौथा नंबर होमवर्क करोगे, आते सवाल नंबर 5 पे। देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 दिया है कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। तो देखो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर का तुम्हें दिया हुआ है एस और टी दोनों पॉइंट है पी आर और क्यू आर साइड का। तो चलो एक ट्रायंगल पहले जो दिया है उसको पहले ड्रॉ करते हैं, कि कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होगा। ठीक है, आर है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, एस और टी दोनों पॉइंट है, तो एस और टी दोनों पॉइंट है, दोनों को हम जोड़ दिए। ठीक है, आर पी क्यू मतलब ये पी क्यू आर ट्रायंगल है और एस और टी पी आर का भी एक पॉइंट है और टी क्यू आर का एक पॉइंट है, ये दिया हुआ है तुमको। ठीक है, तुम्हें प्रूफ करना है और एक चीज़ दिया हुआ है एंगल पी मतलब ये वाला एंगल ये इक्वल है एंगल आर टी एस से, आर टी एस मतलब ये वाला, ये दो एंगल इक्वल है, ये तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू मतलब ये टोटल ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला ट्रायंगल है आर पी क्यू, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस से। आर टी एस मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल से सिमिलर होगा, मतलब तुम्हें यहाँ पे दिखाना होगा ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, इसको हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं रफ में, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है आर टी एस, ये ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर होगा इस बड़ा वाला ट्रायंगल से। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल आर पी क्यू, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल से सिमिलर होगा। तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आर टी एस ट्रायंगल में ये जो टी वाला एंगल है यहाँ पे टी आएगा, एस नहीं, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे एस आएगा, आर टी एस, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है टी राइट साइड में दिया हुआ है इसलिए इसको राइट साइड में ही हम दिए। तो ये एक चीज़ तुम्हें दिया हुआ है, ये आर टी एस ये वाला जो एंगल है टी वाला एंगल, ये पी वाला एंगल से इक्वल, ये तुम्हें दिया हुआ है सिर्फ, मतलब तुम्हें एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको लिखेंगे गिवन
तुम्हें दिया क्या है, इसको गिवन लिखने का ज़रूरत नहीं है, तुम इस तरीके से लिखो, दो ट्रायंगल को इस तरीके से लिखो, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल जो कि बड़ा वाला है, और छोटा वाला क्या है, ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल आर एस टी, क्योंकि ये छोटा वाला एंगल के ट्रायंगल के साथ बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर तुमको दिखाना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल में जो तुम्हें दिया हुआ है वो पहले लिखो। तुम्हें दिया हुआ है एंगल पी इक्वल होगा एंगल आर टी एस से, ये तुम्हें दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल से इक्वल तुम्हें दिया हुआ है। तो एंगल पी दिया हुआ है तुमको, तो एंगल पी मतलब तुम क्या आर पी क्यू बोल सकते हो, मतलब जो एंगल पी है वही तुम्हारा एंगल आर पी क्यू है, सेम है। तो ये तुम लिख सकते हो एंगल आर पी क्यू, ये तुम्हें इक्वल दिया हुआ है किससे, देखो एंगल आर पी क्यू ये इक्वल तुम्हें दिया हुआ है इस टी वाले एंगल से, मतलब आर टी एस इससे इक्वल, ये तुम्हारा गिवन है, ये तुम्हारा गिवन है, क्योंकि बुक में तुम्हारा एंगल पी दिया हुआ है सिर्फ। तो एंगल पी मतलब ही तुम्हारा क्या है, आर पी क्यू है, ये इक्वल होगा आर टी एस से, ये दिया हुआ है। और एक तो चीज़ देखो, जब तुम इस दो ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हो तब ये वाला एंगल तुम्हारा कॉमन एंगल है, एंगल आर, ये वाला एंगल तुम्हारा कॉमन है, क्योंकि आर टी एस ट्रायंगल में भी आर वर्टिसेस है और आर पी क्यू ट्रायंगल में भी आर वर्टिसेस है, मतलब ये आर वर्टिसेस तुम्हारा कॉमन है। मतलब तुम बोल सकते हो कि एंगल आर कॉमन है, मतलब तुम यहाँ पे लिख सकते हो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, ये कॉमन है, क्योंकि इस एंगल आर का जो भी वैल्यू होगा वो आर टी एस में भी जो होगा आर पी क्यू में भी वही होगा, क्योंकि एंगल आर तो कॉमन है, एंगल आर आर टी एस ट्रायंगल में भी है, एंगल आर आर पी क्यू ट्रायंगल में भी है। तो एंगल आर का जो भी वैल्यू होगा वो दोनों में सेम होगा, इसलिए दोनों इक्वल लग दिया, ये कॉमन एंगल। तब देखो दो एंगल तुम्हें, दो करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें इक्वल मिल गया, दो करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें इक्वल मिल गया, लेकिन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने का ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसको तुमको समझाते हैं। अब देखो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्यों सिमिलर होगा वो हम बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि दो जो ट्रायंगल है आर पी क्यू ये सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस से। तुम्हें यही प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो, हम प्रूफ कर दिए। लेकिन तुम सवाल करोगे कि सर आपने बताए थे कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर है तब जाके हम लिख सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर, या तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तब जाके हम लिख सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। लेकिन यहाँ पे तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल आप सिमिलर बोले, लेकिन तीन करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होना चाहिए थे, यही आप बोले थे। तो यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर है, फिर भी आप करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल डाले, ये कैसे हुआ। देखो ये एक सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक की तरह सोचो कि एक दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ये दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो अगर एक ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है तो तीसरा वाला जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो तो इक्वल होगा ही, क्योंकि इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल का सम हमेशा 180 आता है, चाहे कोई भी एंगल हो, वो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, एंगल का सम हमेशा, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही आता है। तो उस हिसाब से इस ट्रायंगल का भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, इस ट्रायंगल का भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, और दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है ये तुम दिखा दिए, तो तीसरा वाला एंगल तो इक्वल होगा ही, क्योंकि सम तो इसका भी 180 डिग्री है, इसका भी 180 डिग्री है, तो तीसरा वाला एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा, ये तुम्हें लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम तीसरा वाला करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लिखे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस हिसाब से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाएंगे। मतलब ये वाला सम थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सिमिलर है फिर भी तुम उसको दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाओगे। मतलब हम लोग क्या सीखे कि दो ट्रायंगल में अगर मिनिमम दो करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर है तो उस दो ट्रायंगल को तुम सिमिलर लिख पाओगे, क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सिमिलर होता है, मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू अगर इक्वल है तो तीसरा वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू वो ऑब्वियसली इक्वल आएगा, क्योंकि ट्रायंगल का सम एंगल का सम हमेशा 180 आता है, हर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमेशा 180 आता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर कोई भी ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल से एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू है तो तीसरा वाला करस्पॉन्डिंग एंगल भी वैल्यू भी इक्वल होगा, मतलब वो तुम्हें लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। तब उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम एंगल 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 नहीं लिखेंगे, तीनों एंगल यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ दो एंगल लिखे हैं, इसलिए दो एंगल यहाँ पे लिखे इसलिए एंगल एंगल लिखेंगे। अगर तीनों एंगल लिखते
तो यहाँ पे और एक तो ए बिठा देते हम, तब एंगल 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 हो जाता वो, ठीक है। मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू अगर इक्वल है तो भी तुम उसको दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू अगर इक्वल है तो तीसरा वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू ऑब्वियसली इक्वल आएगा उस लॉजिक के हिसाब से। समझ में आ रहा है बात? तो ये दो ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गया, समझ में? ये 5 नंबर का सम भी खत्म। तो आज के लिए यहाँ तक करा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।